जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये देखकर मुसलमान इलाकों में रहने वाले यहूदी भी पहली बार यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे, जहां उन्होंने एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी बनाई। लेकिन अगर जादू और जिन्नात से यहूदियों ने मदद नहीं ली, तो फिर कैसे यहूदियों ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लिया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब यहूदी मुसलमान इलाकों को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे, वहां यूरोप के क्रिश्चियंस अब भी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। इसीलिए इन यहूदियों को कंट्रोल में रखने के लिए यूरोप के क्रिश्चियंस ने एक कानून बनाया कि यहूदी यूरोप में रह तो सकते हैं, लेकिन यूरोप की जमीनें नहीं खरीद सकते। और साथ ये भी कहा कि यहूदी यूरोप की पॉलिटिक्स और फौज से हमेशा दूर रहेंगे। तो ऑफ कोर्स अब यहूदियों के पास यूरोप में सिर्फ एक ही काम बचा था, बिजनेस। जिसके बाद यूरोप के सारे यहूदी बड़े बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बनने लगे। इस तरह यहूदियों के पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा पैसा जमा हो गया। लेकिन अब मसला ये था कि यहूदी इस सारे पैसे के साथ कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते थे, और क्रिश्चियंस के सारे पैसे जमीनें खरीदने में खर्च हो जाते थे। तो अब यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन बनी कि क्रिश्चियंस का सारा पैसा जमीनों में बंद होने की वजह से उनके पास कोई कैश नहीं होता था, और ऑन द अदर हैंड यहूदी यूरोप में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होता था। जिसके बाद यहाँ से क्रिश्चियंस यहूदियों से सूद पर कर्जे लेने लगे। अब यहूदियों के रिलीजन में भी सूद पर कर्जा देना हराम है, लेकिन सिर्फ आपस में एक दूसरे को, बाकी रिलीजन के लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहूदी भर भर कर यूरोप के क्रिश्चियंस को सूद पर कर्जे देने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा है कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह भी यहूदियों से कर्जे लेने लगे। उस जमाने में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेना इतना आम हो चुका था कि एक फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने अपनी नॉवेल्स में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेने का जिक्र किया है। आखिर यहूदियों ने इस सूद के निजाम से इतना पैसा बनाया कि वो यूरोप के हर शहर में छोटे छोटे बैंक्स बनाने लगे। लेकिन अब जब यूरोप में यहूदी अपनी पावर की पीक पर थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। जब भी यूरोप का कोई बादशाह यहूदियों को उनका कर्ज वापस नहीं कर सकता था, तो वो अपने इलाके के सारे यहूदियों को मारकर वहां से भगा देता था, जिससे यहूदियों का बिजनेस काफी खराब हो रहा था। तो अब यहूदी सोचने लगे कि अब उन्हें इन छोटे छोटे बैंकों के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल बैंक की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। आखिर जर्मनी के एक ताकतवर यहूदी ने दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक बनाया, और इस यहूदी का नाम था मायर रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड का बैंक कुछ ही सालों में इतना ताकतवर बना कि उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के हर सिटी की तरफ भेजा, और उन सबको हुक्म दिया कि यूरोप के हर कैपिटल सिटी में जाकर वहां का सबसे बड़ा बैंक बना। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक था, और इसका फायदा ये था कि यूरोप की हर बड़ी सिटी में होने की वजह से यूरोप का कोई भी बादशाह इनका बिजनेस खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि जब भी कोई एक भाई कमजोर होता था, उसके बाकी सारे भाई मिलकर उसे बचा लेते थे। इस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास इतना पैसा था कि उस वक्त की स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर सब इन्हीं के पैसों से चलती थी। लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली को अपनी असल ताकत तब मिली जब यूरोप में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। इस जंग को फ्रांस का एक बहुत बड़ा बादशाह नेपोलियन लीड कर रहा था। नेपोलियन की ताकत पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन नेपोलियन को सबसे बड़ा नुकसान तब पहुंचा जब रॉथस्चाइल्ड के 5 भाइयों ने नेपोलियन को नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पैसों से नेपोलियन को हरा दिया। इस जंग में रॉथस्चाइल्ड के पास इतनी ताकत थी कि कहा जाता है यूरोप में कुछ भी हो, उसकी सबसे पहले खबर रॉथस्चाइल्ड फैमिली तक पहुंचती थी, और फिर वो इस खबर को ब्रिटिश एम्पायर के बादशाह तक पहुंचाते थे। और इस तरह रॉथस्चाइल्ड की मदद से ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। अब यहूदी यूरोप में अपनी ताकत की पीक पर थे। यूरोप की सारी बड़ी जॉब्स यहूदियों के पास थी। यूरोप के सबसे पढ़े लिखे लोग भी यहूदी थे, और यूरोप की सारी इकोनॉमी का कंट्रोल भी यहूदियों के पास था। तो अब यहूदी आहिस्ता आहिस्ता सोचने लगे कि 2000 साल पहले हम कमजोर थे, इसीलिए रोमन एम्पायर ने हमें फलस्तीन से निकाल दिया था, लेकिन अब हम अपनी ताकत की वजह से दोबारा फलस्तीन में जाकर आबाद होंगे। और यहाँ से दुनिया में पहली बार सीक्रेट ज़ायनिज़्म शुरू हुआ। 40,000 यहूदी पूरी दुनिया से फलस्तीन की तरफ छुप छुप कर शिफ्ट होना शुरू हुए, और वहां के गरीब अरबों से डबल ट्रिपल प्राइस पर फलस्तीन की जमीनें खरीदने लगे। इन जमीनों को खरीदने में यहूदियों की सबसे बड़ी मदद वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली कर रही थी। यहूदी फलस्तीन की मेन जगह नहीं बल्कि बिल्कुल खाली और बंजर जमीनें खरीद रहे थे। इसीलिए फलस्तीन के अरब भी खुशी से ट्रिपल प्राइस पर यहूदियों को ये जमीनें बेचने लगे। यहूदियों ने फलस्तीन में अपनी सबसे बड़ी जमीन अहूजात बईत में खरीदी, जो बिल्कुल एक खाली और बंजर इलाका था, लेकिन आज उसी खाली इलाके को इजराइल का कैपिटल तल अवीव कहा जाता है, जो आज दुनिया की सबसे एडवांस सिटीज में से एक है। ये देखकर पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी फलस्तीन में आबाद होने लगे, जिसके बाद यहूदियों ने अपनी हिब्रू जबान में फलस्तीन में न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टीवी के शोज शुरू किए। और इस तरह आखिर 2000 साल बाद फलस्तीन की जमीन पर हिब्रू जबान दोबारा सुनाई देने लगी। अब तक यहूदी ये सब कुछ अकेले कर रहे थे, लेकिन यहाँ से उनको दुनिया में अपना सबसे अच्छा दोस्त मिला, अमेरिका के इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। God gave them that land, they owned that land. अचानक अमेरिका में एक किताब लिखी गई
जीसस इज कमिंग, जिसमें दुनिया के क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि मेरे क्रिश्चियन भाइयों जाग जाओ, क्योंकि बहुत जल्द दुनिया में जीसस वापस आने वाला है। और जीसस दुनिया में तभी वापस आएंगे जब फलस्तीन में यहूदियों का अपना मुल्क होगा। इस किताब ने अमेरिका के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और छपते ही मिलियंस ऑफ कॉपीज बेची और पूरे अमेरिका के क्रिश्चियंस के दिमाग में यह बात बैठ गई कि जीसस तभी वापस आएंगे जब फलस्तीन में इजराइल का अपना मुल्क हो। ये बुक इतनी फेमस थी कि अमेरिका के लोगों ने मिलकर उस वक्त के प्रेसिडेंट की तरफ लेटर भी लिखा कि प्लीज फलस्तीन में इजराइल का मुल्क बनाए। अब जब अमेरिका की आवाम का सपोर्ट यहूदियों के पास था, आखिर ज़ायनिस्ट दुनिया के सामने आए और स्विट्जरलैंड में अपनी पहली मीटिंग की, जिसमें ज़ायनिज्म के लीडर थियोडोर हर्ज़ल ने पूरी दुनिया के सामने आकर कहा कि मैं आज ऐसी बात करने जा रहा हूं जिस पर मुझे पता है तुम सब मुझ पर हंसोगे। फलस्तीन में 2000 साल बाद यहूदियों का अपना मुल्क होगा, जो ऑफ कोर्स एक इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन थियोडोर ने कहा कि याद रखना, आज से 50 साल बाद मेरी ये बात पूरी होकर रहेगी। ये इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन थी कि इस मीटिंग के एग्जैक्टली 50 साल बाद इजराइल की रियासत कायम हुई। ज़ायनिस्ट अपने इस मिशन में इतने कमिटेड थे कि उन्होंने इसी मीटिंग में पहली बार इजराइल का झंडा भी पब्लिश किया।